कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आपको बता दें। कांग्रेस नेता ने भीतरघात के गंभीर आरोप लगाए हैं अपनी ही पार्टी के सांसद पर। रामनिवास घोडेला ने आज मीडिया से बात करते हुए कई गंभीर बातें सांसद जयप्रकाश को लेकर कही हैं बातें। बतौर सबूत ऑडियो और वीडियो क्लिप भी उन्होंने अपनी शिकायत में दिए हैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को, जो करण सिंह दलाल के नेतृत्व में बनी है। भीतरघात के कारण कांग्रेस पार्टी की हार हुई, यह रामनिवास घोडेला का कहना है। उनके खिलाफ साजिश की गई, पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा साजिश रचने की ऑडियो क्लिप सामने आ गई है। तो इलेक्शन के बाद में हमारे पास जो ऑडियो आई, चाहे उसमें रणधीर सिंह धीरा जी की थी, चाहे उसमें जयप्रकाश जी की थी, और लोगों की जो हमने गांव के लोगों ने बताया, इनके अनेक लोगों के बारे में हमारे को बताया गया। तो वे बातें हमने जो जिन लोगों ने बताई, हमने वही बातें हमने उनको बता दी। भीतरघात नहीं हुआ, ओपन बिल्कुल खुल के। क्यों? तो देखो, वो धीरे की ऑडियो से पता लगता है, सारा है तो एक ही ग्रुप। जयप्रकाश जी हैं हमारे सांसद हैं हिसार से, उनके भाई है रणधीर सिंह धीरा, राजेंद्र सूरा उनके रिश्तेदार हैं, सत्येंद्र सारण जयप्रकाश जी के भतीजे करीबी हैं, तो तेजवीर पूनिया भी उनका साथी है। तो सारा एक ग्रुप। मैंने जैसे बैकवर्ड की 5 रैलियां करी, और 5 रैलियां में हमने बीजेपी की विफलताएं और जो हुड्डा साहब के समय में बैकवर्ड को जो लाभ मिला, उसकी जो हमने सारी बातें हमने एक मंच के माध्यम से बताई, तो उससे हर वर्ग जुड़ा। परंतु इन्होंने ये मान लिया कि भाई यहां से अगर आ जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता, तो उसका एक प्रभाव इलेक्शन के अंदर एक मैसेज गलत गया कि ये लोग रामनिवास घोडेला को हराने लग रहे हैं। उसकी वजह से पूरा हरियाणा में बैकवर्ड का नुकसान हुआ है कांग्रेस पार्टी। मेरा मानना, आज हमारे आगे ये बातें आ रही है, 1 महीने से हमारे आगे ये बातें आई है कि हमने ये ऑडियो सुनी, हमने ये जयप्रकाश जी का भाषण सुना कि मेरी फोटो का बदला जनता लेगी, कि 7 रोड कला में ये कहा कि हमारी 45 में काम चल जाएगी, और लाडुआ गांव में एक इशारा कर रहे हैं कि वे आपाने वोट नहीं देने। उसमें एक हमारा साथी है गजेंद्र पूनिया, बाई नेम बताता हूं मैं, गजेंद्र पूनिया ने उस बात का विरोध भी किया कि एमपी साहब आप इशारे मत करो। वहां पर जयप्रकाश जी के साथ उस वर्कर की बहस भी हुई है, यानी कि दीपेंद्र जी की मौजूदगी में बहस होना। एमपी साहब ने यह भी कहा है जयप्रकाश जी ने कि इसका नाम बताओ, क्या नाम है। परंतु मैंने उसमें बीच बचाव करके मैंने गजेंद्र को कहा कि आप जाओ, कि माहौल खराब हो जाएगा। तो एक ऐसे इशारे, इतना बड़ा आदमी इशारे करता है किसी वर्कर की साइड में, तो जीत कहां है? मेरा मानना हर वर्ग ने साथ दिया है, वोट हर वर्ग के आए हैं, परंतु और ज्यादा आने थे हमारे, और ज्यादा आने थे। इन लोगों ने एक गरीब भोले भाले जो हमारे किसान भाई है, उनको भगाने का काम किया। वोट देना चाहते थे रामनिवास को। रामनिवास 15 साल से जनता के बीच में है। ऐसा घर वाला हल्का में कोई नहीं है जिस घर में मैं दुख सुख में नहीं गया हूं 15 साल के अंदर। इन लोगों ने भोले भाले लोगों को भगा दिया, और भगाने की वजह से ही वे लोग दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गए। सजना इस तरफ नहीं जाना था, मेरे को देने थे वोट। लोग कहते थे कि रामनिवास हम तेरे को देंगे वोट। अब इन्होंने माहौल खराब कर दिया, और माहौल खराब ऐसा हुआ कि 37 सीटें आई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की, और सरकार नहीं बनी। शैलजा जी का पूरे प्रदेश के अंदर प्रचार होना बहुत जरूरी था। प्रचार की ड्यूटी कौन लगाए? प्रचार की ड्यूटी हाईकमान लगाए। हाईकमान लगाए, जो हरियाणा प्रदेश के आपस के बराबर के नेता है, सभी बैठ के बात करें, उससे फायदा होता कांग्रेस पार्टी को। परंतु एक आधा आदमी की सलाह ने नुकसान कर दिया। सबने मिलके बढ़िया संगठन बनाना चाहिए था, ताकि कांग्रेस पार्टी का उसमें एक बहुत मजबूती मिल सके। और इसमें यह भी रहा है कि देखो, जब ये गुटबाजी के अंदर संगठन बनेंगे नहीं, वे भी काम नहीं करते। कि किसी पार्टी का किसी नेता का बना दिया जिला प्रधान, अब टिकट किसको और क्यों मिल गई, तो नहीं मदद करते। ऐसा दूसरी पार्टियों में नहीं है। हमने देखा है चुनाव के अंदर, चाहे दूसरी पार्टी कोई भी हो, ऐसा नहीं करते, खासकर कांग्रेस में। तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक, पार्टी के प्रत्याशी 2024 के विधानसभा चुनाव में
रामनिवास घोडेला गंभीर आरोप लगा रहे हैं अपनी पार्टी के सांसद के ऊपर, न सिर्फ सांसद पर बल्कि उनके आसपास के कई अन्य नेताओं के ऊपर भी। और इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेश रोड जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सुरेश रोड जी, बातचीत की शुरुआत आप ही के साथ करेंगे। एक बीजेपी में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री अनिल विज, जो लगातार खुलकर कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की क्या गलतियां रही हार को लेकर, और बाकी आपके नेता भी अब तो खुलकर कह रहे हैं। रामनिवास घोडेला साहब ने बिना किसी लाग लपेट के खुलकर अपनी बात कही कि पार्टी के सांसद जयप्रकाश ने उनको हराया है, उन्होंने हराया और उनके आसपास के कई नेताओं ने पार्टी को वोट न दिलाकर दूसरे प्रत्याशी को वोट दिला दिया। सुरेश रोड साहब, तस्वीर पूरी तरह साफ कर रहे हैं आपके प्रत्याशी, कार्रवाई कब करेंगे? चुनाव जो लोग हारे जी, वो अपनी बात पार्टी की प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। इसीलिए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चौधरी करण सिंह दलाल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी की बैठक भी पिछले दिनों दिल्ली में हुई है, आपको पता है जी। तो पार्टी के अंदर यह लोकतंत्र है कि हारे गए कैंडिडेट से बुलाकर पार्टी में पूछा कि कहां पर कमी रही है, कहां पर पार्टी के प्रबंधन में कमी है, कहां पर भीतरी गाप है, कहां पर कुछ लोग आजाद इंडिपेंडेंट पार्टी के घोषित प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए थे। तो आगे से संज्ञान पार्टी तभी लेगी जब पार्टी को पूरी जानकारी हो। इसीलिए कमेटी बनी, इसीलिए कमेटी की बैठक हुई और अपनी बात सभी लोगों ने बैठक के दौरान रखी है। मेरा तो पार्टी प्रवक्ता के नाते जी अपने सभी प्रत्याशियों से यह निवेदन जरूर है कि जैसे दिल्ली में बैठक थी, आप अपनी बात वहां रखे, आपने रखी भी होगी। मीडिया में सुर्खियां बटोरने से कोई फायदा नहीं होता। ओके, आपके एक्शन पार्टी ने लेना है, न जनता टीवी ने लेना, न विदु रावल ने लेना, न सुरेश रोड ने लेना। ठीक है रावल साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक और सवाल मेरा रोड साहब से। आप कह रहे हैं कि सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे बयान नहीं दिए जाए, ये बयान सुर्खियां बटोरने के लिए ही हैं या फिर किसी के इशारे पर ये प्रेस से बात करते हुए बयान दिया गया? चूंकि वो खुद कह रहे हैं कि मैं मुलाकात हुई है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के पास गया हूं, वहां पर शिकायत दी है और उसके बाद बाहर आकर मीडिया से बात कर रहे हैं। जो पार्टी के बैठक के दौरान उन्होंने अपनी बात रखी जी, या लिखित में दिया या उन्होंने मौखिक तौर पे रखी, तो वो कंप्लीट है इस विषय में। और पार्टी अगर वहां पर कमेटी सुनाई नहीं करती, उसके बाद प्रभारी महोदय है, उसके बाद संगठन महासचिव है, पार्टी अध्यक्ष आप वहां पर जाइए। तो अनुशासन और पार्टी का जो सिस्टम है उसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, मेरा तो ये निवेदन है सभी प्रत्याशी। ठीक है रोड साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। देखिए ये बात देखिएगा, मैं एक सेकंड का समय कर लेता हूँ विदु रावल जी से जी। मैं ये बात इसलिए भी कहना जरूरी समझता हूँ कि पिछले दिनों एक व्यक्ति हमारा कांग्रेस पार्टी का जो प्रवक्ता ही नहीं था और उन्होंने कोई ऐसी बात कही कि अशोक अरोड़ा जी को सीएलपी लीडर बना रहे, उड़ा साहब को नहीं बना रहे, और पूरे मीडिया में जी बिना पता लगाए कि ये कांग्रेस पार्टी में प्रवक्ता के पद पर है भी या नहीं, उसके पर स्टोरियां लिखनी शुरू कर दी। ठीक है रोड साहब, लेकिन किसी दूसरे चैनल की जिम्मेदारी जनता टीवी नहीं लेगा। मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन किसी दूसरे संस्थान की बात मैं अपने जिम्मेदारी पर नहीं लूंगा। लेकिन बाल मुकुंद शर्मा जिनका जिक्र आप कर रहे हैं वो पहले भी जुड़ते रहे, ठीक है, उस पर नहीं पड़ते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास रोड साहब और ईवीएम को लेकर तब सवाल पूछूंगा, लेकिन रावल साहब से एक रिएक्शन कांग्रेस पार्टी के इस पूरे प्रकरण को लेकर। रावल साहब, हालांकि सुरेश जी खुद कह रहे हैं कि मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह से प्रेस में ना आए, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर ही बात रखें, लेकिन अब तो जग जाहिर हो चुका है, पार्टी में धड़ेबंदी है, गुटबाजी है, नेता एक दूसरे के खिलाफ ही आरोप लगा रहे हैं। आप सत्ता पक्ष में आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं?
रितेश जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी रावल जी। जी, देखिए, वैसे तो कांग्रेस पार्टी का ही अंदरूनी मामला है, लेकिन क्योंकि आपने हमें इस डिबेट पर जोड़ा हुआ है और हमसे प्रतिक्रिया मांग रहे हैं, केवल इसलिए हम ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं, नहीं तो हम कोई ज्यादा कंसर्न नहीं है इन लोगों से। सुरेश रोड जी ने पहले निवेदन किया अपने प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी से, और उसके बाद नसीहत दी। पहले निवेदन किया कि वो पार्टी फोरम पर बात रखें, लेकिन ये निवेदन कहाँ किया? मीडिया में। और फिर नसीहत उनको दी कि सुर्खियां बटोरने के लिए, मीडिया में आने के लिए इस तरह के बयान मत दें। ये नसीहत कहाँ दी? मीडिया में। तो कुल मिलाकर इस पार्टी के अंदर संवाद नाम की कोई चीज नहीं है। ये कबीलों का समूह है। ये कबीले जिस प्रकार से आपस में बिहेव करते हैं, ठीक इनका बिहेवियर उसी प्रकार का है। लेकिन इससे बड़ी बात तो ये है कि क्योंकि आपने मुझे जो है कमेंट्री देने को कहा है, क्योंकि आपने मुझे टिप्पणी देने को कहा है, तो वस्तुस्थिति बतानी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टियों ने रावल साहब, आप भी हितैषी हैं, चूंकि बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस पार्टी की हार के कारण गिना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने भी बताया। रावल साहब, आप भी बता सकते हैं जी। मैं भी गिनवा देता हूं। ओके। देखिए, कांग्रेस पार्टी की हार के कारण बताने के लिए मुझे एक छोटी सी कहानी बतानी पड़ेगी आपको, शॉर्ट में। एक बार एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और बोला, जी मैं यहाँ हाथ लगाता हूँ, यहाँ दर्द होता है, यहाँ हाथ लगाता हूँ, यहाँ दर्द होता है, सिर पर हाथ लगाता हूँ, सिर पे दर्द होता है, पेट पे हाथ लगाता हूँ, पेट पे हाथ दर्द होता है, पैर पे हाथ लगाता हूँ, वहां दर्द होता है। तो डॉक्टर ने तुरंत बुलाया और कहा, इसके उंगली पर जो है फ्रैक्चर है, इसकी उंगली का प्लास्टर कर। कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, वो कुछ भी कहें, अगला आपने सेक्शन ईवीएम के लिए रखा हुआ है। ईवीएम तो केवल एक स्केपगोट है। ईवीएम बेवफा हो गई, इलेक्शन कमीशन बेवफा हो गया, ये तो केवल बातें कहने की हैं। अच्छा। असल मामला तो कांग्रेस पार्टी के भीतर है। कांग्रेस पार्टी की वैचारिक शून्यता और कांग्रेस पार्टी का अयोग्य नेतृत्व जो है, जिसको ये दोनों चीजों को छोड़ नहीं सकते, और इसी कारण से ये जनता के बीच में जाते हैं, जनता इनको स्वीकार नहीं करती है। अब ये ईवीएम पर कितना ही रोए, इनकी हालत वैसी है जैसी पाकिस्तान की क्रिकेट फैंस की है। जब पाकिस्तान जीतती है तो ठीक है, जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हारती है तो कहते हैं मैच फिक्स है। ठीक इनकी हालत वही है। अगर गलती से कोई एक आध स्टेट जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है, और नहीं तो ईवीएम जो है वो बेवफा है। इनकी हालत जो है ऐसी है कि ये ईवीएम पर इतने पत्थर फेंक चुके हैं, जितने इनकी अकल पर पत्थर पड़े थे, वो सारे पत्थर उठाकर ये इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर फेंक रहे हैं, लेकिन फिर भी जेब नहीं मिट रही है। असल मामला ये है कि जब आप हरियाणा के अंदर खुल्लम खुल्ला जातिवाद का जहर घोलोगे, आप लोग खुल्लम खुल्ला ये कहोगे कि जब हम आएंगे तो हम 50 वोटों पर एक नौकरी देंगे। हम तो कह ही रहे थे कि हमने गरीब को हक दिलाए और पर्ची खर्ची से मुक्त करवाया। इन्होंने हमारी बात पर मोहर लगाई, इनके प्रत्याशियों ने और इनके सिटिंग एमएलएज ने जी। इन्होंने खुद कहा कि हम 50 वोट पर एक नौकरी देंगे। इनके लोगों ने कहा पहले अपना घर भरेंगे। ठीक तो है। क्या कोई राइट माइंडेड हरियाणवी इनको वोट देता? ये बातें सुनकर इनके लूट और खसूट के लिए कौन वोट देता? यानी रावल साहब, आपने जो सलाह जी, आपने जो फैक्ट बताया है कांग्रेस पार्टी के लिए, वो उनके बयान है। ठीक है सुरेश जी, जो कहना है रावल साहब का, उस पर तो आप जवाब दीजिए। उसमें मेरा भी सवाल था ईवीएम को लेकर। क्या ईवीएम को सही में सिर्फ इसीलिए रखा गया है ताकि अपनी हार की जिम्मेदारी खुद ना उठानी पड़े, जिम्मेदारी सुनिश्चित ना करनी पड़े, इसलिए ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दो? चूंकि रामनिवास घोड़ेला साहब ने साफ अपने बयान में साफ कहा है, जो उन्होंने आज दिया उसमें उसने साफ कहा कि ईवीएम को लेकर चर्चा हुई, लेकिन हार के कारण कुछ और थे। कांग्रेस पार्टी पर नैरेटिव ये सेट क्यों कर रही है कि ईवीएम के कारण हार गए? देखिए, चुनाव हारने से पहले भी ईवीएम के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने अपनी चिंता प्रकट की थी जी। राहुल गांधी जी ने कहा था कि राजा की आत्मा ईवीएम में अटकी हुई है। इस प्रदेश में हम चुनाव जीते, उसके बावजूद भी ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की निरंतर वही राय है कि चुनाव बैंक पेपर पर होना चाहिए। तो दुनिया के तमाम विकसित देश बैंक पेपर को अपना रहे हैं। हम लगातार कह रहे हैं, हम अगर लोकसभा में भी अगली बार जीतकर सरकार बनाएंगे तो भी ईवीएम आ पाएंगे। इस्तीफा दे दीजिए कर्नाटक से, इस्तीफा दे दीजिए। इसी ईवीएम के जीतकर सरकार बनाए हुए हो, ठीक है रावल साहब, मैं आता हूं। रावल साहब, मैं आपके पास आता हूं, आपको पूरा समय दूंगा। सुरेश जी अपनी बात।
मैं ये कहना चाह रहा हूं, ईवीएम के ऊपर हमारी जो चिंता है वो जो की तो है। हम चुनाव जीत गए, इसका मतलब ये नहीं है कि ईवीएम में गड़बड़ नहीं है वहां। तो कई लोग कहते थे पीछे कि पंजाब में नहीं गड़बड़ करी बीजेपी ने, अगर ऐसे करते भाई पंजाब में तो तुम चुनावी भाषण नहीं दे पाए थे। जहां पर मौका है, मुझे मीडिया के एक बहुत बड़े पत्रकार ने बताया जी कि करनाल जिले में भारतीय चुनाव आयोग के पास वाले मीडिया कर्मी को अंदर जाने की इजाजत दी थी। पूरे जिले में चक्कर काट के उल्टे चले गए। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज के ऊपर ये ठीक है सुरेश रोड साहब, देखिए कोई व्यक्ति सुरेश रोड साहब दावे करना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे यही दावा किया गया था एक जी ठीक है। नहीं, मेरी बात को तो ऐसे समझेंगे, जब इन्होंने कहानी सुनाई ना, मैं एक उदाहरण सुनाता हूँ। इनका उदाहरण है बिल्कुल, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार के समय में उनके ओवैसी भूपेश्वर दयाल जी के घर सोनीपत में चोरी हो जाती है। हम भी डिबेट पे जुड़े, लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकला हुआ था, लेकिन इन्होंने कंप्लेंट दी पुलिस में कि भूपेश्वर दयाल माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओवैसी के घर चोरी हो गई। इनको कैसा लगता अगर पुलिस अधिकारी इनसे यह पूछता कि मनोहर लाल खट्टर के तो 3-4 ओवैसी और हैं, जवाहर यादव भी है, अमरिंदर सिंह भी है। ठीक है सुरेश रोड साहब, आपकी बात मैं पूरी तरह समझूं, लेकिन इस समय ये थोड़ी है कि 4 ओवैसी अगर खट्टर साहब के चारों के घर में एक ही दम पे चोरी होगी। लेकिन ठीक है सुरेश रोड साहब, आपने जो कहा वो मैंने सुना, लेकिन मेरा सवाल यही था, मैं आता हूं रावल साहब, मेरा सवाल यही था कि जो रामनिवास घोडेला साहब आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी के सांसद के ऊपर, वो सिर्फ रामनिवास घोडेला नहीं है, अनिल मान है, कई और नेता भी इस तरह के हैं, खुलकर जो कह रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई कांग्रेस पार्टी कैसे करेगी? हाँ, कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न होते ही पार्टी को जो जांच कराएगी, पार्टी कमेटी बनाई हुई है, और कमेटी के बाद जो आदमी दोषी मिलेगा, कोई भी नेता उपनिर्णय बड़ा, उस पर कार्रवाई भी होगी। ओके, पार्टी में अनुशासन भी है और पार्टी में मर्यादा भी है। ठीक है रावल साहब, आप अपनी बात रखें। देखिए, आप कार्रवाई के बारे में मत पूछा कीजिए कांग्रेस वालों से। इतना अधिकार तो रावल साहब उन पर रहने दीजिए आप जी, इतना अधिकार तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर रहने दीजिए आप। नहीं, ये हमारे भाई हैं जी, ये हमारे भाई हैं, ये संकट में आ जाते हैं जब आप इनसे टाइमलाइन मांगते हैं, जब आपसे काम करते हैं। आज तक संगठन तो बन नहीं पाया, आज तक ये तो बता नहीं पाए कि राज्यसभा चुनाव में वोट किसने नहीं दिया था। आज तक ये तो बता नहीं पाए कि लोकसभा के अंदर जो शिकायतें आई थी उनका निवारण किया। आज तक ये नहीं बता पाए कि 14 का चुनाव क्यों हारे, 19 का चुनाव क्यों हारे, 24 का चुनाव क्यों हारे। लेकिन ईवीएम जो है ना, इनका फेवरेट स्केपगोट है। इनका फेवरेट स्केपगोट इसलिए है क्योंकि ये असली इश्यूज को एड्रेस नहीं करना चाहते। कांग्रेस को अपने विचारों को त्यागना पड़ेगा। आप ही कर रहे हो। देश का जागरूक, मैं वेट कर रहा था कब मेरी बारी आएगी, मैं इंतजार कर रहा था। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बहुत साल तक लूट खसूट कर ली है, अब नहीं हो सकता वो काम। कांग्रेस पार्टी वही सोचती है, फिर से जनता को बेवकूफ बनाकर फिर से दोबारा राज सत्ता हथिया लेंगे, फिर लूट खसूट करेंगे, नहीं चल सकता है काम। अच्छा ठीक है रावल साहब एक छोटी सी टिप्पणी मेरी, उस पर आप अपना जवाब दीजिएगा। सुरेश जी ने कहा कि कार्रवाई करेंगे, आपको लगता है कार्रवाई होगी या नहीं होगी? देखिए, नेता प्रतिपक्ष तो बना नहीं पाए, अब कहते हैं कार्रवाई महाराष्ट्र चुनाव के बाद करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में क्या अनिल मान जी का या दूसरे जो इनके प्रत्याशी हैं उनकी वहां पर महाराष्ट्र में वोट डलनी है क्या? या जिन पर कार्रवाई करवानी है, जिन पर वो कार्रवाई करने को कह रहे हैं जयप्रकाश, जिन्होंने कार्रवाई करनी है वो महाराष्ट्र में, जिन पर सुनिए, महाराष्ट्र में अकेले कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है क्या? 6 बड़े दल वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से दुगनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वहां जीतने भी वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने मंत्रिमंडल भी बना चुकी है, मंत्रियों के बाद जो है दूसरी बार सेशन भी बुला लिया हमने तो सबको पोर्टफोलियोज भी दे दिए, हमने तो अपना जो है विधायक दल की मीटिंग भी कर ली, हमने शपथ ग्रहण भी करवा दिया। इनसे नेता प्रतिपक्ष केवल एक पोस्ट नहीं बना पाए, हमने स्पीकर डिप्टी स्पीकर भी बना दिए। ये केवल बहानेबाजी है और इसलिए कांग्रेस पार्टी की हालत जो है ना वो वैसी है, बस यही खता में बार बार करता रहा, कालिक चेहरे पर लगी थी और आईना साफ करता रहा। कांग्रेस पार्टी को अपने निकम्मे नेतृत्व से निजात पानी पड़ेगी अगर वो कहीं खड़ी हो सकते हैं। देश के लिए एक मजबूत विपक्ष जरूरी है, लेकिन ऐसा विपक्ष नहीं जो देश को विदेश में जाकर जो है बदनाम करे। एक लॉ एंड ऑर्डर पे इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी। अभी रावल साहब कंप्लीट करें, समय इजाजत नहीं जो समोसे वाली जांच कहां तक पहुंची,
वो जो समोसे कौन खा गया मुख्यमंत्री जी के, वो तो बता दीजिए हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए अब प्रदेश से बाहर का टॉपिक हो जाएगा। रावल साहब और रोड साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत और चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी हार के कारणों पर मंथन कर रही है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उसने एक बनाई है और उसमें हारे हुए प्रत्याशियों से बातचीत बीते शनिवार को की गई और रामनिवास घोडेला भी वहां पहुंचे और उसके बाद उन्होंने ये बयान जो दिया है, हालांकि इससे पहले भी रामनिवास घोडेला चुनावी परिणाम के बाद खुलकर कहते रहे, एक बार फिर उन्होंने नाम लेकर निशाना साधा है हिसार के सांसद, कांग्रेस पार्टी के नेता सांसद जयप्रकाश पर। न सिर्फ जयप्रकाश पर बल्कि कई अन्य पर भी उन्होंने आरोप लगाए।